सेथ रोगन का भी एक शो चल रहा है द स्टूडियो नाम से। एंड अगर तुमने अभी उसे चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाके उसे चेकआउट ज़रूर करना। जहाँ मैंने अभी उसके कुछ ही एपिसोड्स देखे हैं, हर हफ्ते ही रिलीज़ हो रहे हैं, पर मैं इतना तक कहने के लिए तैयार हूँ कि इट्स पीक सैटारिकल कॉमेडी, जहाँ स्टोरी टेक प्लेस करती है एक नॉर्मल स्टूडियो हेड की जो अपनी नई पोजीशन और पावर के साथ अच्छी पिक्चरें और पैसा दोनों कमाने की कोशिश करता है। जिसके पहले ही एपिसोड में स्टूडियो बारबी की सक्सेस को देखकर इतना डिल्यूजनल है कि अब वो एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर मूवी बनाना चाहता है, क्योंकि अगर एक प्लास्टिक की बारबी वाली मूवी चल सकती है तो एक कोला के ऊपर मूवी क्यों नहीं चल सकती। एंड अगर बारबी की तरह उस मूवी को ऑस्कर भी ना मिला तो क्या हुआ, एटलीस्ट मारियो की तरह $1 बिलियन तो वो कमा ही लेगा। और एट दिस पॉइंट आई एम टोटली कन्विंस्ड कि अब माइनक्राफ्ट मूवी इसी इंटेंट के साथ बनाई गई है कि जो मुझे बस एक पिक्चर चाहिए, बस एक पिक्चर, कितने भी पैसे लगे हों इट डजंट मैटर, बस एक पिक्चर बना के दो, दैट्स इट। सोच सकते हो इन्होंने कितनी सारी मीटिंग्स रखी होंगी, लोगों को सैलरीज दी होंगी, एक डेडिकेटेड राइटर्स की टीम तैयार की होगी कि माइनक्राफ्ट में की कोई कहानी तो नहीं है कि कहानी हमें नई फॉर्म करनी है। $150 मिलियन का चेक फाड़ा होगा एंड इन दी एंड पिक्चर उन्होंने हमें ये बना के दी। एंड ऐसा लगता ही है कि स्टूडियो ने अपनी तरफ से बस एक नोट दिया होगा कि कुछ भी करो, बस पिक्चर बनाओ और बस बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। वेर आई एम नॉट मैड और एनीथिंग, आई मीन मैं समझता हूँ कि वो डिल्यूजनल बकचोदी वाली फीलिंग कैसी होती है, उसमें इंडल्ज होना कितना इंटॉक्सिकेटिंग होता है। मैं तुम हर कोई इस तरीके से पागल होना चाहता है। एंड पर्सनली भी बोलूँ तो मैं कैंपेन गेमर हूँ, माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो पाया वीडियो गेम में, तो कितने सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस मेरे ऊपर से जा रहे थे। पर स्टिल अगर बच्चों के लिए मूवी बनाई गई है तो मैं ये एक बात ज़रूर से कहूँगा कि एट लीस्ट बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर और सोल तो होना ही चाहिए। अब मैं ये बात समझता हूँ कि बच्चों की मूवी है, ये डिफेंस में जानता हूँ, पर डॉग्स ऑल्सो ईट शिट एंड आई विल बी एन एसहोल इफ आई कीप फीडिंग देम शिट। वहीं लोगों का पर्सपेक्टिव मुझे देख के समझ में आ रहा है, जो क्लिप्स एंड वीडियोस में देख पा रहा हूँ, कि लोगों को एंजॉय करने के लिए बहुत रीजंस की जरूरत नहीं होती। तुम बस जगह और प्लेस बता दो, वो ग्रुप आ जाएगा साथ में, हम एंजॉय खुद ही आके कर लेंगे वहां पे। जहां इंडिया में तो नहीं, पर स्पेशली फॉरेन में लोगों को थिएटर्स में पागल होते देख काफी वियर्ड फील होता है। एंड अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट इतनी फन वाइब तो मूवी रखती है कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस मूवी को देखते हुए महसूस कर पाओगे। एंड मैं ऑनेस्टली इस मूवी के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर ये देख मैं हैरान हो गया कि मैं ये पहली बार सुन रहा हूं कि कोई मूवी अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म कर रही है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ऑलमोस्ट डबल परफॉर्म कर रही है। लोगों को बस इतना ही चाहिए कि घर से निकलने के लिए वो हुड़दंग मचा सके, एंड ये मूवी वो पूरी चीजें प्रोवाइड करती है। जहां मैं वो सारी वीडियोस देख पा रहा हूं एंड उन्हें पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूं कि वो डम डाउन उल जलूल डायलॉग्स पे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। फ्लिंट एंड स्टीव, चिकन जॉकी, आई एम स्टीव, इतना तो एवेंजर्स के टाइम पे हो हल्ला होते हुए मैंने नहीं देखा था जितना मैं माइनक्राफ्ट पे लोगों को पागल होते देख पा रहा हूँ। लोगों ने यहाँ तक कि हाई पैक में अपने पॉपकॉर्न बकेट्स तक फेंक दिए हैं। एंड पता है वो कितने महंगे आते हैं। थिएटर्स में पुलिस आई है, रिफंड्स हुए हैं, थिएटर मालिक खुद आकर वहां पे बोल रहा है कि मैनर्स रखो, क्योंकि इंडिया की तरह हिसाब उधर नहीं है। उधर इट्स अ बिग डील कि अगर आप थिएटर्स में ऐसी सारी चीजें करते हो तालियां बजाने के अलावा। जहां मैं जानता हूं कि वो सब सारे लौंडे लपाड़े हैं। एंड मूवी को आप तभी इंजॉय कर पाओगे जब आपके पास एक ऐसी ऑडियंस होगी, स्पेशली माइनक्राफ्ट मूवी को, क्योंकि मूवी आपसे बहुत कुछ मांगती नहीं है, बस वो आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट आप डिल्यूजन्स और मीम समझ पाओ तो आप इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। एंड ठीक उसी तरीके से ये मूवी अपने टिकटॉक जनरेशन के लिए बड़ी ही क्रिस्पली एडिट भी की गई है, जिसमें जैक ब्लैक भाई क्या चार्मिंग बंदा है, अपनी पहली स्क्रीन प्रेजेंस से अपनी अब्सर्डिटी को क्या कन्विक्शन देता है, मजा ही आती है देख के। बंदा कितना भी ओवर द टॉप क्यों ना चला जाए, वो कभी भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, अपनी एक्टिंग को क्रिंज नहीं होने देता। एंड देयर इज अ सर्टेन फिटनेस, स्टाइल और कूलनेस है इसके अंदर कि जस्ट लाइक वो तुम्हारे कूल अंकल नहीं होते हैं कि कितना भी अजीबोगरीब चीजें क्यों ना कर ले, पर वो अपनी कूलनेस, अपना ऑरा कभी भी नहीं खोते। और यही ही जैक ब्लैक को अपने टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक बनाता है। यू कैन सी ही इज एंजॉयिंग द अब्सर्डिटी और पूरे कन्विक्शन के साथ वो बंदा फाड़ के रख रहा है वहां पे। जहां भी नहीं बातों बातों में अगर स्टोरी की बात करें तो मूवी में स्टोरी कुछ नहीं है, बस बकलोली ही चल रही है। स्टीव के बचपन से सपना था कि वो खदान में माइनिंग करे और एक दिन अपनी जॉब को लात मार के वो माइनिंग करने चला जाता है, जहां उसे मिलता है ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस और अर्थ क्रिस्टल,
जो कि खोल देता है ओवरवर्ल्ड के पोर्टल का रास्ता, जहां वो माइनक्राफ्ट वाले गेम्स की तरह वो सारे काम कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। पर तभी उसे नेदर के लोग कैप्चर कर लेते हैं, जिनकी रानी होती है मालगोशा, जो क्रिएटिविटी को हेट करती है और सिर्फ गोल्ड माइन करवाती है। स्टीव ने और वो क्रिस्टल को फिर छुपा दिया ताकि मालगोशा ओवरवर्ल्ड को कभी तबाह ना कर सके। पर फिर कई सालों के बाद जेसन मोमोआ को जैक ब्लैक की कई बिलोंगिंग्स मिलती है। जेसन भाई की भी जिंदगी खराबी चल रही है, पर फिर एक दिन एमा मायर्स के छोटे भाई को जेसन की दुकान में और फिगर आउट हो कर लेता है और सब ओवरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं। मालगोशा को रियलाइज होता है कि वो क्यूब वापस आ चुका है, तो उसने स्टीव यानी कि जैक ब्लैक को ही ढूंढने के लिए उस ऑर्ब को भेजा कि अगर तुम मेरे लिए ऑर्ब नहीं ढूंढ के लेके आए तो मैं तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगी। और फिर यही उल जलूल परपंच में पूरी स्टोरी चल रही होती है। कई सारे एक्शंस होते हैं, गेम्स के कई सारे रेफरेंसेस हैं, नए कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, एंड दैट्स इट। हर अच्छी मूवी की तरह इसमें भी आखिर में अच्छाई की जीती होती है। बस इतना ही था। जहाँ इसके प्लॉट में सिर्फ भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको इसको देखने के लिए। बहुत ही थिन बेयर मिनिमम लिखा है इन्होंने कहानी को। जेसन मोमोआ, एमा मायर्स, डैनियल ब्रोक्स, सेबेस्टियन हैंसन एंड सबने अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है। पर ये बात कहूंगा यार, कोई भी बंदा जैक ब्लैक के लेवल तक नहीं पहुंच पाता। बंदा अभी इस एज में पता नहीं किसी और ही लेवल पे एग्जिस्ट करता है। इसकी शायद 3 या 4 गाने हैं मूवी में, इतनी इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस देता है और एक सर्टेन लेवल का ऑरा कैरी करके रखता है कि इसे एक्सट्रीमली कूल बनाता है। तुम देखोगे तो तुम फील कर पाओगे कि यार जैक ब्लैक कितना कूल आदमी है। वहीं दूसरी तरफ आई फील कि जो बचपन में हम स्पाई किड्स, शार्क बॉय, लावा गर्ल और 30 मार खान जैसी मूवीज देख के उसने एंजॉय कर पा रहे थे, वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी मूवीज नहीं है, पर देयर आर सर्टेन एंजॉयबल एलिमेंट अटैच्ड टू देम। मूवी में हमें जेसन मोमोआ, जैक ब्लैक का 69 देखने को मिलता है, जो कि फन है। आखिर में वो छोटी चूरी वाला जोक तो काफी अच्छा है। और पूरी मूवी वो 5 मिनट्स क्राफ्ट वाले यूट्यूब वीडियोस की तरह नजर आती है, जिसमें एक्सट्रीमली वाइब्रेंट कलर्स हैं, हाइपर एनिमेटेड एक्टर्स हैं एंड डम बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं, जो कि सिर्फ साइलेंस फिल करने का काम करते हैं। एंड एज एन एडल्ट मतलब आपको देख के फील होता है कि भाई यार क्या चल रहा है यहाँ पे, एंड वो फन हो जाता है बीच बीच में, जिसमें ये बात कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि इट फील्स लाइक अ यूट्यूब पैरोडी, अ स्किट वीडियो जिसे $150 मिलियन का बजट मिल गया हो। जब आखिर में ये बात मैं पूरी तरीके से मानूंगा कि मैं वो ऑडियंस नहीं हूँ कि इस मूवी को इस इंटेंसिटी के साथ अकेले एंजॉय कर सकूं। मैंने गदर 2 को एंजॉय किया, उसकी अब्सर्डिटी को एंजॉय किया क्योंकि वो ऑडियंस थी मेरे साथ, पर इस माइनक्राफ्ट मूवी को देखते हुए मैं अकेले था एंड आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये था क्या। वेरी अंडरस्टैंड कि ये अपील क्या है इस मूवी के। वो कैरेक्टर्स मॉडल लिंगो में बात करते हैं कि एंड आई एम सॉरी डूड, मुझे तुम्हें मारना होगा, और वो कार्टूनिश एक्टिंग, ये जानते हुए कि हाँ प्लान है, मगर फिर भी एवं डांस करते हुए सीधे दरवाजे से हम घुसेंगे। आई मीन हम एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को, बट अगर मैं काफ़ी और यंग होता या फिर वो ऑडियंस होती, तब वो फन पार्ट को और भी इंजॉय कर सकता था। लेकिन अकेले एंजॉय करने वाली ये मूवी नहीं है, क्योंकि जो ऑब्वियस एक्सपोजिशन डंप हमें सुनने को मिलता है, देखने को चीज़ें मिलती हैं, वो अकेले एंजॉय करने वाली चीज़ें नहीं है। ये कह सकते हो कि ये मूवी तभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आपको वो पूरा लोगों के साथ थिएटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब एक चीज़ मूवी की मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसका CGI VFX आर लाइक सीरियसली गुड। दुनिया एक नए आर्ट स्टाइल में हमें देखने को मिलती है, तो कुछ भी बोरिंग फील नहीं होता, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से ही आप लाइफ को एक्सप्लोर कर पाते हो। अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इश्यूज हैं जब ह्यूमंस और माइनक्राफ्ट वाले वर्ल्ड बीच में आते हैं ना, तो चीज़ें ऐसे अटैच्ड फील नहीं होती। बाकी उसके अलावा चीज़ें ठीक ही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद तो नहीं आई मूवी, पर मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग इसे क्यों एंजॉय कर पा रहे हैं, उन्हें क्यों अच्छा लग रहा है। इंटरनेट पे इतने टाइम से काम करके ये चीज़ तो समझ आ ही चुकी है कि हर महीने लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेंड या मीम मिल ही जाता है एंजॉय करने के लिए। जहाँ पहले एक टाइम पे विनोद था, ही डिलीवर्स था, प्रेगनेंसी था, अब गन्ने का जूस आ चुका है, आगे कुछ और होगा। एंड ठीक उसी तरीके से अब माइनक्राफ्ट मूवी ने यंग ऑडियंसेस के बीच में अपनी मीम प्रेजेंस सक्सेसफुली बना ली है, जिसका फायदा इन्हें अपने बॉक्स ऑफिस पे दिख भी रहा है। बाकी अब अगर तुमने मूवी देखी है तो अपनी ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताना। बाकी अगर नहीं देखी है तो ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी यही थी मूवी। तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन, जब तक वीडियो आती है।